वेलकम बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है झरोखा, उसका पाठ 12। जैसे कि आप देख रहे हैं 12 नंबर पाठ है, लेसन 12 पानी कल से आज तक। यानी कि इसमें हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। पहले टाइम में पानी कहाँ से मिलता था, कैसे इस्तेमाल करते थे और आजकल घरों में पानी कैसे आ रहा है और हम इसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कुछ पिक्चर देखेंगे। यहाँ पर एक औरत पानी पी रही है, यहाँ पर एक लड़का कह लो पानी पी रहा है, यहाँ पर ये जूस बना के गिलास में डाल रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी फोटो देखेंगे, एक डब्बा सा लग रहा है और इंसान बोतल टाइप की कोई चीज़ डालने जा रहा है, यानी कि पानी रहा होगा या जूस। और यहाँ पे देखो ये वाला मॉडल हमारे पाठ के लास्ट में क्वेश्चन में भी आएगा, जिसको हम अच्छे से करेंगे क्या है क्या नहीं। तो एक ये है महम की बावड़ी। बावड़ी क्या होता है, कुआं टाइप की चीज़ होती है, लेकिन कुआं सीधा होता है और बावड़ी में क्या है, कुएं तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगी होती है नीचे उतरने के लिए। और महम रोहतक में एक जगह है महम, ठीक है, वहाँ की ये पिक्चर है। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये बावड़ी है, बावड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ ये पानी है नीचे जिसको दिखाया गया है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं इस तक उतरने के लिए, यहाँ भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, यानी कि पानी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, कुछ पाइपें सी दिख रही है, दीवार दिख रही है। ठीक है बच्चों, तुम्हें याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने पानी के स्रोत क्या होता है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, साधन कहाँ से आता है के बारे में पढ़ा था। बावड़ी भी पानी का एक स्रोत है, यानी कि जैसे कुआं, नलकूप, नहर ये सारे हमारे स्रोत है, वैसे ही बावड़ी भी क्या है, हमारे पानी का एक, जहाँ से हमें पानी मिलता है उसका साधन है। यह जमीन की सतह से काफ़ी नीचे बनाई जाती है, यानी कि जो हमारी भूमि का लेवल है ना, उसमें बहुत नीचे तक जाकर बनाई जाती है। इसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है, यानी कि आप पानी तक कैसे पहुंचोगे, कई बार पानी बहुत नीचे चला जाता है तो उस तक जाने के लिए सीढ़ियां, फिर ऊपर भी उसी से आया जाता है और इसलिए इसे सीढ़ी नुमा कुआं भी कहते हैं। अगर बावड़ी आपसे पूछे उसका दूसरा नाम क्या है, कुआं तो सीधा हो गया जिसमें सीढ़ियां नहीं होगी, लेकिन बावड़ी में सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ियां लगी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नुमा कुआं भी कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ ये देखो फिर से ये फोटो वही है, इसको और नज़दीक से दिखाया गया है। ये इतनी सारी सीढ़ियाँ तुम्हें उतरती हुई दिख रही है और ये पानी का वही हरा वाला, ये नीले वाला कहो, वो दिख रहा है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। सीढ़ी नुमा कुआं, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बावड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो हम लिखेंगे सीढ़ी नुमा कुआं। ऐसी ही एक बावड़ी हरियाणा के रोहतक जिले के महम कस्बे में स्थित है। तो कहाँ पर है, रोहतक के कौन से जिले में है, महम कस्बे में। ठीक है, यह बावड़ी भवन निर्माण कला का एक बेहतरीन नमूना यानी कि बहुत अच्छा उदाहरण है। महम की बावड़ी का निर्माण यानी कि ये कब बनी थी, 16 से 58-59 में। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां के एक चौबदार सायदू कलाल ने करवाया था इसका निर्माण, यानी कि इसको किसने बनवाया था, जो बादशाह थे मुगल बादशाह शाहजहां, उसके एक चौबदार थे सायदू कलाल, उसने करवाया था। इस बावड़ी में पानी तक जाने के लिए 101 सीढ़ियां हैं। ये आ जाएगी महम की बावड़ी में पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं, तो 101। अब आप ये देखो, जो हमारा घर बना होता है तो उसमें गली से घर अगर हमारा ऊंचा है तो कितनी सीढ़ियां होती है, 2 या 3। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले पोर्शन पे जाते हैं यानी कि ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे अगर सीधी सीधी होंगी तो 10 या 10 से बीच में 10 से लेकर 15 तक सीढ़ियां होती है, लेकिन यहाँ 101 सीढ़ियां हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना गहराई पर होगा, कितना नीचे जाके होगा, और वैसे भी पानी बहुत नीचे जाके मिलता है। सीढ़ियां 3 स्तरों पर नीचे उतरी है, ऐसे नहीं कि सीढ़ियां सीधी जाके वहां कुएं में उतर जाएगी, नहीं, ये 3 स्तर पर, यानी कि पहली जो उतारी है फिर उसका लेवल बनेगा, फिर दूसरी उतारेंगे, फिर तीसरी।
ये ईंटों और कंक्रीट की बनी होती है। ये आ जाता है कि सीढ़ियाँ किससे बनी होती है, तो ईंट और कंक्रीट। कंक्रीट क्या होते हैं, पत्थर से, कंकर, ठीक है। महम की बावड़ी का ये दृश्य आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये सीढ़ियाँ हैं, फिर मतलब सीधी ऊपर से नहीं होती है, 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। सीढ़ियों के अंत में एक अष्टभुजी कुआं होता है। ये जो कुआं है नीचे जो दिख रहा है, ये अष्टभुजाओं वाला, यानी कि जिसकी 8 भुजाओं, इस तरह की शेप होएगा। 2 2 4, कितने हो गए, 2 2 4 2 6, यानी कि इसको जोड़ देंगे 7 और 8, अष्टभुजाएं, ठीक है। 8 भुजाएं, अष्टभुजाएं, भुजी का मतलब होता है 8 भुजाओं वाला कुआं है। बावड़ी में यात्रियों के लिए कुछ कमरे बने हुए हैं, यानी कि बावड़ी जो जगह जहां पर वो कुआं है सीढ़ियों, उसके पास ही यात्री होते हैं जो यात्रा करते हैं पैदल। पहले के ज़माने में लोग क्या है, पैदल जाते थे, आजकल क्या है अपने साधन से जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पानी की प्यास लग गई तो वो इन बावड़ियों का सहारा लेते थे, यहाँ से अपनी प्यास बुझाते थे। और वहाँ कमरे या बरामदे जिसको कह दो वो बने होते थे। उन कमरों में जाकर वो क्या करते थे, अगर गर्मी का मौसम है तो छाया चाहिए, ठीक है, या बारिश का मौसम है तो उन्हें सहारा चाहिए, आश्रय चाहिए, तो वो उन कमरों में जाकर थोड़ी देर के लिए, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितनी देर भी है आराम कर सकते थे। जो गर्मी के दिनों में ठंडे रहते थे, ये इस तरह से बने होते थे, वो कुएं के पास थे कि ठंडक देते थे। एक ब्रिटिश यात्री, ब्रिटिश के यात्री थे पीटर मुंडे ने इस बावड़ी को सार्वजनिक उपयोग के लिए रोमन साम्राज्य के स्मारकों जैसा स्मारक बताया है, ठीक है। उसके बाद है इसी तरह, यहां से देखेंगे, इसी तरह की अन्य बावड़ियां हरियाणा में मेवात और कहां पर, अगर ये कह दे कि महम के अलावा बावड़ी और कहां कहां पे है तो आप लोगों ने याद रखना है मेवात, झज्जर, नारनौल, कैथल, टोहाना, हांसी आदि, यानी कि इसके अलावा भी और जगहों पर भी है। तो कुछ याद रखेंगे 2-3, मेवात, झज्जर, नारनौल, कैथल, टोहाना, हांसी। रख रखाव के अभाव में अब ये बावड़ियाँ अपना महत्व खो रही है। पहले के टाइम में इसका बहुत महत्व था और लोग सफाई भी रखते थे क्योंकि इसका पानी पीते थे, लेकिन अब इसका रख रखाव का अभाव, यानी कि उसकी कमी हो गई है, क्योंकि जो पानी हमें मिल रहा है उसके और स्रोत बढ़ गए हैं आसानी से, तो उस वजह से इनका कोई रख रखाव नहीं कर रहा और जिस कारण ये गंदी हो रही हैं और अपना महत्व खो रही हैं। इनका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेवारी है, यानी कि ये किसी एक की नहीं है, हम सब की, जितने भी भारत के नागरिक हैं जिनके आसपास ये बावड़ी है उन सब की जिम्मेवारी है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। क्या तुमने कभी कोई बावड़ी देखी है? यदि हाँ तो कहाँ? तो हम क्या लिखेंगे, यदि आपने नहीं देखी तो यहाँ लिख दोगे नहीं, इसके बाद ये लिख दो नहीं हमने कोई बावड़ी नहीं देखी, तो आपका आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं भी देखी है, जैसे मैंने लिखा है हाँ, फिर हमने लिखा है कहाँ पे देखी है। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप नानी, दादी, बुआ या चाची, ताई, मामी किसी के पास भी घूमने जाते हो तो आप लिख दोगे हमारे नानी के गांव में एक बावड़ी है, ठीक है, बावड़ी वहां देखी है। उसमें पानी था या नहीं, अगर नहीं लिख दोगे खत्म, लेकिन था तो हमने लिख दिया हाँ उसमें पानी था। उसकी सफाई का क्या प्रबंध है? अब वो गांव है, गांव में क्या होता है, नगर निगम होती है, पंचायत होती है, तो हम लिख देंगे गांव की पंचायत ने बावड़ी की सफाई के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं, ठीक है, उसका प्रबंध कर रखा है। क्या वहां रहने वाले लोग उसके पानी का उपयोग करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या है, यदि हाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? खेतों में काम करने वाले जो किसान हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किस में करते हैं? जैसे जानवरों को पिलाने में, कपड़े धोने में आदि में, ठीक है। बावड़ियों में सीढ़ियां क्यों बनाई जाती है? सीढ़ियां जो हमने अभी देखी वो क्यों बनाई जाती है? सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती है ताकि पानी तक आसानी से पहुंचा जा सके। अगर सीढ़ियां नहीं होगी तो हम पानी कैसे ले पाएंगे? बावड़ियों में आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आसानी से दिखे। बावड़ियों में कमरे क्यों बनाए जाते होंगे? यानी कि हमने ये सोचना है, जाते हैं नहीं जाते होंगे, तो हमने ये देखा इसलिए बावड़ियों में कमरे इसलिए बनाए जाते हैं। इसको पूरी लाइन लिख लोगे या ऐसे लिख दोगे, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि
दूर से आने वाले यात्री पानी पीकर आराम कर सके, कमरों में आराम कर सकते, उन्हें छाया मिल सके, बारिश हो तो बारिश में बच सके। बावड़ियों में पानी कम और गंदा हो रहा है, यानी कि कम भी हो रहा है और गंदा क्यों हो रहा है? बावड़ियों में पानी कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी का जल स्तर हम देखते हैं नीचे होता जा रहा है, तो हम लिखेंगे बावड़ियों में पानी जल स्तर कम होने की वजह से कम हो रहा है। और गंदा क्यों हो रहा है? क्योंकि बावड़ी की साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण बावड़ी गंदी हो रही है। ठीक है, गंदी हो रही है, ये गंदा हो रहा है। ठीक है, बावड़ी के रख रखाव में तुम क्या योगदान कर सकते हो? एक तो क्या है, हम ये है, अगर इसको लिखोगे, लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करके, यानी कि उन्हें साफ सफाई का महत्व बताएंगे कि अगर आप यहाँ गंद ना डालो तो गंद उसमें बावड़ी में नहीं जाएगा और उसका पानी साफ रहेगा। गंदगी होने से क्या होता है? मच्छर पैदा होते हैं और अनेक तरह की बीमारियां लगती है। बावड़ी की साफ सफाई करने में सहयोग करके, अगर वहाँ कोई कर्मचारी लगा है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, या आप थोड़े बड़े उम्र के हो तो वहाँ के आसपास के एरिया के लोगों से पैसे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वहाँ दे सकते हो, जिससे उसकी सफाई और थोड़ी बहुत मरम्मत है वो करवाई जा सके। ठीक है, जो भी उसमें खर्चा हो वो उस पैसे का इस्तेमाल। तो आप 2 लाइनें क्या बना दोगे? लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करके और बावड़ी की साफ सफाई करने में सहयोग करके। अब यहाँ देखो, जल संरक्षण, जल का संरक्षण, आए दिन हम सुनते हैं पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, तो उसको सुरक्षित करना क्यों जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा है। अब यहाँ देखो, वर्षा, जब वर्षा होती है तो उसका जल बहकर कहाँ जाता है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर सारा पानी भरा हुआ है, ये आसपास में बिल्डिंग बनी है, तो ये क्या बन गया? जोहड़। क्या बन गया? जोहड़। जहाँ पर जोहड़ या तालाब बन गया, जहाँ पर सारा पानी खड़ा हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद देखो तो उसमें काई जम जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? जोहड़। तो ये पूछ रहा है बच्चों, जब वर्षा होती है तो उसका जल बहकर कहाँ जाता है? क्या वह हमारे किसी काम आता है? क्या हम उस जल का प्रयोग करते हैं? पुराने समय में हरियाणा के लोग वर्षा के जल का संचयन करने में निपुण थे, जो पहले का समय था। इस जल को संचित करके, यानी कि इकट्ठा करने के लिए वे जोहड़, आगे देखते हैं इसको, तालाब आदि बनाते थे, यानी कि खड्डा होता था, वहां सारा इकट्ठा हो जाता था और वो बहुत बड़ा खड्डा था। लगभग 400 साल पहले यहाँ लोगों के लिए हर गांव व कस्बे में पक्के देखो सीमेंट आदि के आकर्षक, उपयोगी व सामाजिक रूप से स्वीकृत तालाब बनाए जाते थे। इनके जल का प्रयोग लोग घरेलू काम में करते थे। सिंचाई, यानी कि वो जल इकट्ठा हो गया बारिश का, उसको घरेलू काम, कोई भी काम में लगा देते थे, या सिंचाई होती है फसलों में पानी देना, खेतों में पानी के लिए मोटर आदि लगा के छोड़ दिया जाता था, आदि के लिए करते थे। तालाब के चारों ओर आराम करने की जगह भी बनाई जाती थी, यानी कि वहाँ बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह होती थी, पेड़ वगैरह लगा होता था। तालाब के पानी के कारण इस जगह पर अधिक गर्मी में भी ठंडक रहती थी। कुछ तालाब प्राकृतिक रूप से भी बने होते थे, यानी कि जिसको कोई बनाता नहीं था, खड्डा पहले से ही था, वो पानी भर के अपने आप बन गया। प्राय तालाब के पास एक कुआं भी बनाया जाता था। ठीक है, कुआं बनाने का क्या मकसद होता था कि वो उस कुएं का पानी इस्तेमाल करे और उसका जल स्तर नीचे नहीं जाता था, वो तालाब का पानी रिस के कुएं के लेवल को बढ़ा के ही रखता था। आगे है, पता करो और कॉपी में लिखो, क्या तुम्हारे आसपास कोई कुआं, तालाब या जोड़ है? तो क्या है? हाँ, हमारे गांव में एक कुआं है, या तालाब भी लिख सकते हो, जोहड़ भी लिख सकते हो, जो भी है वो लिख दोगे। यदि हाँ तो किस स्थिति में? अगर कुआं है, हमने कुआं लिखा है तो उसके बारे में बताएंगे। उचित साफ सफाई न होने से वे गंदे हैं, हो गए हैं, या गंदे हो चुके हैं। उसके बाद है, क्या लोग उसके पानी का प्रयोग करते हैं? यानी कि जो हमारा कुआं है उसके पानी का प्रयोग कर रहे हैं, किन कार्यों के लिए करते हैं? इसके पानी का प्रयोग अब कम हो गया, यानी कि पहले के समय में बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब कम हो गया है। इनका किस लिए करते हैं? लोग सिंचाई, यानी कि फसलों के लिए या पशुओं को नहलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि खाने पीने के लिए नहीं करते। यदि पानी दूषित है तो किन कारणों से हैं?
तो एक तो क्या हो गया, नियमित, नियमित होता है समय के अनुसार, डेली सफाई ना होने से, यानी जो हफ्ते में करनी है 3 दिन में 4 दिन में, तो वो सफाई महीनों महीनों नहीं होती, उसकी वजह से गंदी हो गई है। दूसरा, ऊपर से ढका न होने के कारण कागज, लिफाफे, पत्ते आदि उड़कर चले जाते हैं हवा में। पानी का प्रयोग न होने से, अब क्या है, कहीं भी अब बाल्टी भर के पानी रख दो, उसका प्रयोग नहीं करोगे, वो पानी ज्यों का त्यों रहेगा, तो उस पर क्या है, हरी हरी काई जमा हो जाती है, तो वो गंदा हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। जब उसका इस्तेमाल करते हैं, वो खाली होती है और भर देते हैं, तो उससे क्या, उस पर काई नहीं जमती। यदि वह सूख गया है तो ऐसा क्यों हुआ होगा, तो क्यों हुआ है, जल स्तर, हमेशा ये बताना है, अगर पानी ऊपर आ गया तो बढ़े हुए जल स्तर के कारण, अगर सूख गया है तो एकदम से जल स्तर कम हो गया है। घटते जल स्तर की वजह से अधिकतर कुएं सूख गए हैं। अब उसके बाद आगे है, चर्चा करो। एक चीज और बता दूं, यहाँ जो नीले बॉक्स में बना होता है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कई बार इसी का 1 नंबर में क्वेश्चन बना दिया जाता है। यहाँ देखो, यह भी जानो, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड 2015। अब ये पूछ लेंगे हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड कब बना था, तो 2015 में। इसके मुख्य उद्देश्यों में जल संरक्षण प्रमुख है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल को संरक्षित करना, सुरक्षित करना। ठीक है, चर्चा करो, चर्चा करते हैं, क्या दिया गया है, वर्षा के जल को किस प्रकार इकट्ठा किया जा सकता है। तो गांव में क्या है, हम अभी हमने पढ़ा था ना, जोहड़ या तालाब, तालाब बनाकर वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, छतों के पानी को इकट्ठा करने के लिए हम क्या है, छत बनी हुई है, जैसे हमारा ये घर बन गया है, ये घर है हमारा, तो इस छत का पानी को निकासी दे देंगे, यहाँ पाइप लगा दिया, ये जमीन आ रही है, यहाँ हम क्या करेंगे, टैंक बना देंगे या टैंकी वगैरह रख देंगे, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो तालाब बनाकर, दूसरा छतों के पानी को अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कह दो, या फिर आप क्या है, फर्श पे ही टैंकी रख दो, टैंक करके बना के हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आगे है, समुदाय के लिए जल, यानी कि पूरे पूरे वहाँ के एरिया के लिए जल कैसे आता है। पुराने समय में जब यातायात के पर्याप्त यातायात होते हैं, एक जगह से आप दूसरे जगह पे जाते थे, जैसे अब यातायात के साधन क्या है, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन पुराने समय में क्या था, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ नहीं थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो पैदल ही जाते थे। देखो, पर्याप्त साधन नहीं होते थे, तब लोग काफिले बनाकर, काफिले होते हैं ग्रुप में, समूह में, छोटे छोटे समूह में, उसको काफिला बोलते थे, बनाकर पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। यानी कि 2 दिन की है, 10 दिन की है, वो जितना दिन भर चल सकते थे चले, फिर एक ही जगह खाना अपना लेके रखे हुए हैं, उसको खा पी के रात भर आराम करेंगे, फिर सुबह उठ के चल पड़े, तो इसको बोलते काफिला, लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। उस समय कुएं, तालाब, बावड़ियाँ वहाँ के निवासियों और यात्रियों की पानी की आवश्यकताएं पूरी करते थे। यानी कि वो थक जाते थे, जगह जगह उन्हें प्यास लगती थी, तो वो क्या करते थे, कुएं से पानी निकाल के पी लेते, या तालाब का पानी साफ होता था, बावड़ियों से वहाँ के पानी को प्रयोग कर लेते थे। जिस स्थान पर सराय, यानी कि सराय क्या होती है, एक तरह से जो आजकल ये है, क्या बोलते हैं इसको, धर्मशाला, वो सराय थी जो फ्री में होती थी, कमरे बने होते थे, यात्री वहाँ थोड़ी देर ठहर जाते थे, यात्रियों के ठहरने की जगह बनाई जाती थी। वहाँ पर एक कुआं जरूर होता था, किस लिए होता था, ताकि वो कुएं के पानी से अपना प्यास बुझा सके और काम कर सके। हमारे देश में अनेक शासकों ने कुओं, तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण करवाया था। इसकी जरूरत इतनी ज़्यादा थी, जितने भी शासक आए उन्होंने ये चीज़ें जरूर बनवाई ताकि पानी मिल सके लोगों को। यात्रियों को पानी पिलाना आज भी परोपकार का काम माना जाता है। परोपकार होता है जिसमें भला हो, पर उपकार, दूसरों पे भला करना, इसलिए प्राय जगह जगह प्याऊ बनाए जाते हैं। प्याऊ देखा है, प्याऊ लिखा होता है, यानी कि पानी पीने की जगह। गर्मियों में मीठे पानी की छबील लगाई जाती है, आपने देखा होगा, गर्मियों में लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करने के लिए छबील लगा देते हैं ये मीठे पानी की, ठीक है, या गुरुद्वारों में या कहीं भी है, छबील लगी होती है। उसके बाद है, सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी प्याऊ या छबील लगाई है। अगर आपने नहीं लगाई तो आप लिख दोगे नहीं, नहीं लगाई, और लगाई है तो लिख देंगे हाँ, गर्मी में लगाई थी। ठीक है,
क्योंकि जो छबील है या प्याऊ है वो गर्मी में ही सहायक होते हैं, ज़्यादा गर्मी में ही लगती है। ये क्यों लगाई जाती है? ये छबीलें लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगाई जाती है, यानी कि वो प्यासे होते हैं और उन्हें पानी मिल सके। यहाँ आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये एक व्यक्ति है जो गिलास में मीठा पानी डाल रहा है। ये ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पी पी कर लोग यहाँ इसमें बाल्टी में या टब कह लो उसमें गिलास रख रहे हैं। और ये राहगीर या यात्री कह लो, बच्चा है, एक औरत है, आदमी है, ये सारे खड़े होकर उस छबील के पानी को पी रहे हैं, मीठे पानी को पी रहे हैं। और पीने के बाद गिलास यहाँ टब रखे हुए हैं उसमें डाल रहे हैं। तो ये छबीलें क्यों लगाई जाती थी? प्यास बुझाने के लिए। किस मौसम में अधिक लगाई जाती हैं? गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, या आप लिख दोगे मई जून में, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद है, आगे है, गर्मियों में प्याऊ व छबील के अतिरिक्त, यानी कि प्याऊ लगे, छबील लगे, इसके अलावा और किस तरह से लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है? अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज आज के समय में देखते हो तो हॉस्पिटल है, उसके बाहर क्या होता है? वाटर कूलर लगा होता है। लेकिन कई कई जगह पर वाटर कूलर नहीं है, तो बड़े बड़े मटके, साइज में बड़े मटके होते हैं, गिलास पर जंजीरी सी बंधी होती है ताकि कोई गिलास ना ले जाए, वो गिलास रख दिए जाते हैं मटके। तो हम क्या लिखेंगे? आजकल स्कूल, मंदिर, अस्पताल आदि के बाहर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध है, मटके में भी पानी भरकर रख दिया जाता है। आगे है, अब पानी कहाँ से? अब आजकल के समय में जो तुम्हारे घरों में पानी आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आजकल तुम्हारे घरों में पानी कहाँ से आता है? सोच के देखो। क्या अब भी तुम कुएं से पानी भरकर लाते हो? नहीं लाते हो ना। कुआं तो अब एक ही है जो कोई पूजा या किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है, या तुम्हें घर में ही पानी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सोचना है। तो हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? घर में ही प्राप्त होता है, कहीं भी नहीं जाना पड़ता, टूंटियाँ लगी हुई है, नल लगे हुए हैं। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो हमने लिख दिया हमारे घर में पानी वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की जो सप्लाई होती है उसको वाटर सप्लाई कहते हैं, कि ट्यूबवेल से आता है। ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के घर में पानी कहाँ से आता है? सरकारी नल से, या यही लिख दोगे उनका भी इसी से आता है। क्या तुम्हें तुम्हारे या तुम्हारे दोस्तों के घर में वाटर सप्लाई का पानी आता है? हाँ, ठीक है। वाटर सप्लाई का पानी कहाँ से आता है? जो जल विभाग है ना, पानी वाला विभाग के ट्यूबवेल से, उनके बड़े बड़े ट्यूबवेल लगे होते हैं। जैसे एक गांव में 3-4 ट्यूबवेल भी होते हैं, तो उससे पूरे गांव में सप्लाई जाती है। क्या तुम्हारे घर में पानी का बिल आता है? हाँ, पानी का बिल आता है। जब पानी सरकार दे रही है, जल विभाग दे रहा है, तो उनका सरकारी बिल भी आता है। यह बिल किस दफ्तर से आता है? जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के दफ्तर से, क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं तो उनका जन स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा के दफ्तर से, यही लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद है अगला पेज है, ये एक बिल की फोटो है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सारे सबने सुना होगा। यहाँ से बन गया है एच, हरियाणा का एच, अर्बन का यू, डेवलपमेंट का डी और अथॉरिटी का ए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हुड्डा 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 बोलते हैं ना, तो ये वहाँ से पानी का बिल है। ठीक है, रिसीव्ड फॉर, ये नंबर डाला हुआ है, चेक जो भी है। यहाँ देखो ये बिल नंबर डला हुआ है, बिल की डेट डली हुई है, क्या है? 5 मई 2014। बिल पीरियड वाटर का क्या है? 1 मई 2014 से 30 अप्रैल 2014 का है, और सीवरेज का क्या है? 1 मई 2014 से 30 अप्रैल 2014। और चेक से आप भरते हो तो इसकी डेट है 23 मई 2014। बिल डेट बाय कैश 23 मई 2014, दोनों की सेम है। यहाँ क्या है? वाटर एंड नंबर, सीवरेज नंबर, ये वाटर का नंबर है, ये सीवरेज का नंबर है। यहाँ कोई वो नहीं है। इसके बाद नीचे चलते हैं, बिल के बारे में पूरा। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक चीज़ दिखेगा, ये वाली देखोगे, अमाउंट ड्यू ऑन आर बिफोर, 23 मई से पहले पहले भरने पे बिल कितने हैं? 238 रुपये, और अमाउंट ड्यू आफ्टर डेट निकलने के बाद 244 हो गए हैं। उसके बाद है
ये चीज़ हो गई है। उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बिल देखने के बाद, आपकी बुक में बिल बना हुआ है, उसको देखने के बाद आप करोगे। यह बिल किस दफ्तर से आया है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये वाला हुड्डा के दफ्तर से, ये वाला लिख दोगे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हुड्डा से। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बिल किस महीने का है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये रहा बिल है 1 मार्च 2014 से 30 अप्रैल 2014, यहाँ लिखा हुआ है 1 मार्च 2014 से 30 अप्रैल 2014 तक का है। उसके बाद है, बिल में कितने पानी का उपभोग दिखाया गया, यानी कि कितना पानी उपभोग किया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है कंजप्शन बिल्ड, यहाँ लिखा हुआ है 19, तो कितना लिख दोगे? 19 यूनिट, 19 यूनिट यहाँ लिख दिया है। कितनी राशि का भुगतान करना है? 238 रुपये का, यहाँ मैंने दिखाया था, ये रहा अमाउंट ड्यू ऑन आर बिफोर 23 मई 2014, 238 रुपये। उसके बाद है, बिल भरने की अंतिम तिथि क्या है? 23 मई 2014, जो हमने दिखाया है ड्यू डेट। ठीक है। उसके बाद है, आओ ये भी चर्चा करें। क्या है चर्चा करना? जल ही जीवन है, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? पुराने कुओं और बावड़ियों का संरक्षण क्यों जरूरी है या क्यों आवश्यक है? एक एक करके करते हैं। पहला है, जल ही जीवन है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे हम? जल हमारे जीवन का आधार है। ठीक है। यानी कि जल से ही हमारी जिंदगी बनी है, इसके बिना हमारा जीवन है नहीं। जल मनुष्य यानी कि जितने भी टाइप के मनुष्य हैं, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जितने भी प्रकार के पशु पक्षी हैं तथा पेड़ पौधे हैं, सभी को जीवन देता है। कौन देता है? जल। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। पहले क्वेश्चन को हमने 3 से 4 लाइनों में बताना है, जिसको आप इस तरह से लिख लोगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? प्याऊ यानी कि छबील कह दो या पानी पीने वाली कोई भी चीज़ है, किसी में भी करके, तो क्यों लगाते हैं? यहाँ देखो, लोग प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाते हैं। जो भी प्यासे लोग हैं वो वहाँ पर जाकर पानी पीस के आराम से, यह वास्तव में पुण्य का कार्य होता है। पुण्य यानी कि बहुत ही शुभ कार्य होता है। अगला है, पुराने कुओं और बावड़ियों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? क्यों? आज पेयजल के स्रोत सूखते जा रहे हैं, स्रोत जहाँ से हमें पीने का पानी मिलता है वो सूख रहे हैं। लोग जल की कमी के कारण मरते जा रहे हैं। ऐसे में हमें जल के पुराने स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का संरक्षण करना अनिवार्य है या आवश्यक है। ठीक है, यही लाइनें लिख दोगे। उसके बाद है, पता करो और कॉपी में लिखो। क्या है? कुओं, बावड़ियों तथा तालाबों में पानी कहाँ से आता है? ठीक है। दूसरा है, पानी के संरक्षण के कोई 3 तरीके लिखो। तीसरा है, वर्षा के जल का संरक्षण या वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? यानी कि वर्षा के जल का संरक्षण, इसको छोटे फॉर्म में इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है और हम यह कैसे कर सकते हैं? आइए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला है, कुओं, बावड़ियों तथा तालाबों में पानी कहाँ से आता है? जो कुएं हैं, कुएं और बावड़ियों में पानी भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे जो बारिश का पानी चला जाता है वही हमें कुओं और बावड़ियों में प्राप्त होता है। मिट्टी से छन छन के नीचे जाता है सारी जमीन से, और वो जहाँ पे कुएं होते हैं वहाँ हमें मिलता है, से प्राप्त होता है। यहाँ लिखोगे, कुओं और बावड़ियों में पानी भूमिगत रूप से प्राप्त होता है, जबकि तालाब में क्या है? पानी भूमिगत, कुछ तो भूमिगत रूप से आ गया और कुछ तालाब में वर्षा जल का संग्रहण भी किया जाता है। यानी कि तालाब बन गया, बारिश का पानी आया और वो जहाँ ढलान है, खड्डा है, वहाँ जाकर इकट्ठा हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, पानी के संरक्षण के कोई 3 तरीके लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एक तो, पानी का आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आप कपड़े धो रहे हो, ठीक है, तो हम पहले क्या है, कपड़े को
साबुन वगैरह ब्रश वगैरह लगा लें, फिर उसके बाद खंगालने के लिए जितना पानी ज़रूरी है उतना ही लें। ऐसे नहीं है कि पूरे टाइम 2 घंटे हैं तो 2 घंटे पानी चला के ही रखें, वो नहीं करना है। यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना टब में बाल्टी में भर के उसमें धोना चाहिए, उससे पानी वेस्ट कम होगा। अगला है जल के स्रोत, जैसे कुआं है, नलकूप है आदि को दूषित होता है, गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। जो भी हमारा कूड़ा है वो इकट्ठा करके नगर निगम की या कोई भी कूड़े वाली गड्डी आती है वहां डालना चाहिए। वर्षा के जल का संग्रह करना चाहिए। बारिश को जो पानी आता है तो उसको हमें छत का इकट्ठा करने के लिए क्या है, भूमि में टैंक बनवाना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके पानी का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद है वर्षा के जल का संरक्षण, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, यह हम कैसे कर सकते हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी के कारण वर्षा के जल का संरक्षण जरूरी है। आजकल पानी की समस्या आ रही है, वो खत्म होता जा रहा है। हम अपने घरों की छतों के वर्षा जल को अपने घर के आंगन में बने टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसने पूछा है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, छत पे क्या है उसका एक पानी की पाइप लगा दी, नीचे टैंक बना दिए, उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान से देखेंगे, सही क्रम में लगाओ। हमारे घरों तक, यानी कि ट्यूबवेल से जो पानी आता है वो कैसे हमारे घरों तक आता है उसके बारे में है कि प्रक्रिया का यहाँ गलत क्रम दिया गया है, इसे सही क्रम में लगाओ। पहले क्या है, नदी, नदी के बाद में वो कहाँ जाता है, नहर में जाता है। नहर के बाद वो क्या है, नहर से बड़ी पाइपलाइन के थ्रू जलघर में आ जाता है, ठीक है। जलघर से आने के बाद वो छोटी पाइपलाइन से हमारे घरों की ओर सप्लाई होता है और फिर वो जाकर नल में से आता है। नल जो हमारे गलों में लगे होते हैं, टैप जिसको बोलते हैं। लेकिन कई बुक में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, नहर के बाद जलघर कर दिया है, जलघर के बाद बड़ी पाइपलाइन फिर छोटी पाइपलाइन। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, पहला नदी फिर नहर, बड़ी पाइपलाइन जलघर, छोटी पाइपलाइन नल, या फिर नदी नहर जलघर फिर बड़ी पाइपलाइन फिर छोटी पाइपलाइन नल। दोनों ही तरीके सही है। आगे है एक एक्टिविटी है जो कि क्या है हमने करनी है, मेरे एक शॉर्ट्स पे भी एक्टिविटी डाली गई है, वर्षा के जल का संरक्षण का मॉडल बनाओ। इसके लिए हमने क्या किया है, देखो गत्ते से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, यहाँ मैं लास्ट में दिखाती हूँ। ये वाली पिक्चर, ये गत्ते से घर बनाया गया है, ऊपर से क्या है ये दिखाया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो दिखाने वाली चीज है कि बारिश का पानी, अगर बारिश होती है तो ये हमारे घर की छत पे गत्ते से बनाई गई है ये मॉडल। बारिश का पानी हमारे छत से इकट्ठा होकर जहाँ भी हमने निकास मार्ग या पाइप बनाई है वहाँ कर दिया, और नीचे हम बड़ा सा टैंक रख देंगे या फिर ज़मीन के अंदर टैंक बना देंगे तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस पानी का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, पौधों के अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है वर्षा के जल का संरक्षण कर सकते हैं। उस शॉर्ट्स का लिंक मैं डाल दूंगी, आप ये वो गत्ते का कैसे बना हुआ है वो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।